Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Guidance Academy सिलीगुड़ी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। नाउ जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग जो अपकमिंग कुछ एग्जाम है, मेजर एग्जाम्स जैसे कि IBPS PO, SBI PO एंड SSC CGL का, उसमें जो अरिथमेटिक पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं, पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ अच्छा कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा सेकंड वीडियो है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर एग्जाम्स है वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाया है लास्ट वीडियो की तरह ही, जहाँ पे IBPS PO, SBI PO और मेनली SSC CGL, ये 3 से 4 मेजर एग्जाम को टारगेट करते हुए ये वीडियो हमने शुरू किया है। तो इस सीरीज का जो सेकंड वीडियो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था SSC CGL के पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18% and had he sold the same article for rupees 5940 more, he would have earned 15% प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ? जब एक आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, जब मैं कुछ एक सर्टेन प्राइस में उसको बेच रहा हूं तब मुझे 18% का घाटा हो रहा है। लेकिन अगर मैं जो भी सर्टेन वो सोल्ड प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, उससे ज़्यादा, मतलब उससे 5940 इतना ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ, तब जाके मुझे 15% गेन हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज मार्क्ड 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बोला जा रहा है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस कुछ एक सर्टेन रख रहा हूं, उस केस में मुझे लॉस हो रहा है मुझे 18% का। ठीक है, और मैं कुछ रुपीस ज्यादा करके सेलिंग प्राइस बना रहा हूं कितना? 5940। तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कितने का? 15% का। बेसिक सा रेगुलेशन है, लॉस को हम माइनस से दिखा सकते हैं और प्रॉफिट को प्लस से दिखा सकते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, ये जो लॉस -18% एंड प्रॉफिट 15%, ये जो जंप हुआ, ये जंप होने का रीजन कौन था? रीजन क्या था? ये रीजन था ये जो आपका प्राइस में इंक्रीज हुआ 5940। तो प्रॉफिट में, ओवरऑल प्रॉफिट में हम अगर देखेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट में मेरा इंक्रीज कितना हुआ? अभी 15% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन पहले मुझे 18% का लॉस हुआ करता था, है ना? तो डिफरेंस है, तो ऐसे ही हम लिखेंगे। तो ये ओवरऑल परसेंटेज अगर देखेंगे हम, तो ओवरऑल परसेंटेज में चेंज कितना आया? 33% का, है ना? तो अब ये 33% चेंजेस क्यों आया? ये चेंज आया ओनली बिकॉज ऑफ दिस 5940। तो मैं दोनों को इक्वल मान सकता हूं, इक्वल इन द सेंस इक्विवेलेंट बोल सकता हूं। तो अगर 33% इक्विवेलेंट है 5940 का, तो नॉर्मली 1% कितना होगा? 5940 बाई 33%। और जब भी हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करते हैं, तब उस केस में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 100% ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये मुझे क्या देगा? कुछ एक वैल्यू आएगा यहां से, जो CP मेरा CP का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन से। तो आप देखेंगे इसको काट कूट के, 1980 11 से फिर से जाएगा, ये 18,000 का वैल्यू आ जाएगा आपका CP। 18,000 अगर CP आ रहा है, यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज मार्क्ड 40% अबव इज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना मिला? 18,000। इसका 140% मुझे निकालना है, जो आएगा वही आपका आंसर है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रेडिशनल वे, जो कि
नॉर्मली सब कोई करता होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, यही आपका बेस अप्रोच होना चाहिए। बेसिक ये अप्रोच आपको जानना जरूरी है, लेकिन करना आपको ऐसे नहीं है एग्जाम में। आपको करना कैसे है, आप पूरा क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है, जितना कुछ हुआ, 18% लॉस, 15% प्रॉफिट, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट तक आप देखेंगे एक पूछा गया है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मेरे लिए काम का बात यहां पे क्या रह जाएगा, इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 140 है, यही तो बोलना चाह रहा है। तो इसका रेशियो क्या निकल के आएगा, 7/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्क प्राइस क्या है 7 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है 5। तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, मार्क प्राइस इस क्वेश्चन का डेटा के हिसाब से मार्क प्राइस क्या आएगा, जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, वही तो दिखा रहा है ना। मार्क प्राइस क्या है 7 तो एग्जैक्ट नहीं है, 7 एक रेशियो है, 7 का मल्टीपल में जो भी आपका ऑप्शन है वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन में, जो भी ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है उसमें से बस एक ही जगह पे है, जो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। आप बस इतना कॉन्सेप्ट, अगर आपको इतना क्लियर है, क्लियरिटी है इस कॉन्सेप्ट पे, तो आप इतना करके भी क्वेश्चन को अटेंड करके चले जा सकते हैं, और बाकी जो एक्सपीरियंस है उससे आप अपने आप को आगे रख सकते हैं, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में एटलीस्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये ट्रिक भी समझ में आया होगा, और ये बेसिक भी समझ में आया होगा। चलिए चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एबीसी कैन डू a work in 45 days, 90 days and 60 days respectively. All of them started the work together, but इसके बाद से कुछ कुछ सिनेरियो चेंजेस हुआ। क्या हुआ, बोला गया कि अब ए काम कर रहा है 25% मोर एफिशिएंसी से, बी 50% मोर एफिशिएंसी से काम कर रहा है, एंड सी 1/3 लेस एफिशिएंसी से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है पता नहीं, लेकिन कर रहा है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ताकि हम जो पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीटेड, इसका आंसर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से कर पाए। चलिए, आपको पता होगा, मैं इतना आशा करता हूं कि अगर आप लोग जो आपका एग्जाम है नेक्स्ट महीने उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको टाइम एंड वर्क सॉल्व करने का जो एलसीएम मेथड है वो पता होगा। तो उसी मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए के लिए कितना बोला जा रहा है, ए को टोटल काम करने में टाइम लगता है 45 डेज, बी को टोटल काम करने में टाइम लगता है 90 डेज, और सी को टोटल काम करने में लग जाता है 60 डेज। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम ये जो नंबर ऑफ डेज है, इस नंबर ऑफ डेज का हम एलसीएम निकालते हैं, 45, 90 एंड 60। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 180। तो टाइम एंड वर्क का पूरा जो चैप्टर है उसका मेन बेसिक क्या है, बेसिक तो यही है कि टोटल नंबर ऑफ डेज को अगर मैं एफिशिएंसी से गुना करूं तो मुझे क्या मिलता है, टोटल वर्क। फंडामेंटल है इस चैप्टर का। तो अगर मेरे पास डेज है और टोटल वर्क है, तो ये जो पार्ट है एफिशिएंसी, वो कितना आएगा, ए के लिए 4, बी के लिए 2 एंड सी के लिए 3। यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। अब इसके बाद क्या 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 बोला जा रहा था, देखिए। अब 4 एफिशिएंसी ए का नॉर्मल है, लेकिन 4 एफिशिएंसी से वो काम नहीं करता है, वो करता कितना से है, 25% मोर। तो आप जानते होंगे कि कोई भी नंबर का 25% क्या होता है, वो नंबर का 1/4। तो 4 का 25% कितना होगा, 1। तो 1 ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अगर मुझे बोलता है कि 1% 25% लेस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो मुझे क्या कितना बोलना पड़ता, ए का एफिशिएंसी अभी कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 ज्यादा है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द ओरिजिनल 1। द ओरिजिनल 1 इज व्हाट, 4 से एक एफिशिएंसी बढ़ के ए का एफिशिएंसी अभी कितना है, 5 है। बी का 50% मोर है, बी का पहले प्रीवियस कितना था, 2 था, 50% मतलब उसका हाफ 1 ज्यादा है, मतलब अभी कितना एफिशिएंसी है, 3। सी का एफिशिएंसी क्या हो गया है, 1/3 लेस हो गया, मतलब जो
प्रीवियस जो भी अब उसका एफिशिएंसी था उसका 1/3 लेस है, मतलब अगर मैं टोटल 100 मानता हूं उसका 66.66% ही अभी है उस एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो आपको पता होगा 66.66 मतलब क्या, 2/3, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/3 लेस हो गया, मतलब 1 माइनस 1/3, मतलब जो टोटल एफिशिएंसी होता है वो क्या है 1, उस 1 से 1 माइनस 1/3 कर लेंगे तो 2/3, तो 2/3 एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, ऑफ द प्रीवियस एफिशिएंसी, मतलब टू एफिशिएंसी से अभी ये काम कर रहा है सी। तो अब अगर ऐसा जो चेंज एफिशिएंसी है उससे काम कर रहा है तो जाके तीनों मिला के कितना एफिशिएंसी बन रहा है, 5, 3 और 2, 10 एफिशिएंसी से हमको टोटल काम कितना करना है 180। तो टोटल काम को अगर मैं 10 एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या आएगा, डेज आएगा। यही तो फंडामेंटल है, टोटल नंबर ऑफ डेज बाय एफिशिएंसी दैट विल गिव अस नंबर ऑफ डेज। तो 18 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये वही क्वेश्चन लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है। क्लियर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था ये, लेकिन हाँ बोल सकते थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल के पेपर में हाल फिलहाल में। और अगर ये क्वेश्चन को आप देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो आप सॉल्व कर सकते हैं इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में अगर उल्टा सीधा कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो मिला जुला के आपको टाइम सेम ही लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन में बेसिक अप्रोच से ही इस क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करेंगे, है ना। बोला गया था कि एक कंटेनर हुज कैपेसिटी इज 80 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले कितना होता है, ओरिजिनली कितना होता है 3:2। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर should be replaced with milk so that in the final mixture the ratio of milk to water becomes 27:13। अब अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि पूछा क्या, बोला क्या जा रहा है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विथ मिल्क so that in the final mixture ratio of milk to water is this much। तो मैं जो छेड़छाड़ कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, जो मैं टिंकर कर रहा हूं रेशियो में या फिर टोटल मिक्सचर में, वो बस मैं मिल्क के बेसिस पे कर रहा हूं। मतलब मैं मिक्सचर तो उठा रहा हूं लेकिन डाल रहा हूं बस मिल्क, वाटर में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। तो अगर ऐसा ही है तो जो प्रीवियस वाटर का रेशियो है और अभी का जो वाटर का रेशियो है, वो दोनों का रेशियो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो पहले में मुझे दिख रहा है 2, लेकिन सेकंड टाइम लास्ट तक मुझे वाटर दिख रहा है 13। तो मुझे अगर 2 और 13 को सेम करना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर लेंगे दोनों को, अगर 26 बनाने की कोशिश करेंगे तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन को मैं 13 से गुना करूंगा और सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से गुना करूंगा। अब देखो मेरा क्या आ गया, वाटर सेम आ गया। तो मिल्क में कितना चेंजेस आया 15, और वही तो पूछ रहा था वो। आप आसानी से आंसर मार्क करके चले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है, और आईबीपीएस पीओ का ये स्पेशलिटी है, और बोल सकते हैं कि आप आईबीपीएस पीओ के किसी ना किसी शिप में क्या मोस्टली शिप में इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी एंटर्ड इन ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹4500 एंड 5000। तो ए और बी का बात हो रहा है। ए ने इन्वेस्टमेंट कितना किया 4500 एंड बी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया 5000। चलो ठीक है, फॉर ईयर ये भी बोल दिया है, एक ईयर का एक हिस्सा है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट बिटवीन देम इक्वली। तो जो भी ओवरऑल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इन दोनों का बिजनेस में मिलेगा, उसका जो 25% है वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। चलो ठीक है,
लेकिन फिर क्या हो रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट है, दे आर डिवाइडिंग दैट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यही तो बोल रहा है, एंड रेस्ट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये करते हुए लास्ट तक क्या देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इफ द प्रॉफिट रिसीव बाय बी इज 600 मोर देन दैट बाय ए, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय देम। तो आप देखो, इस यहां से आप बोल सकते हो कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या है, 9:10 है ना। तो अगर बी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है ए से, तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो 25% प्रॉफिट है उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला है, क्योंकि वो तो इक्वली डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं 25% को पिक्चर से हटा देता हूं तो मेरे पास बचता कितना है, 75%। 75% मतलब क्या, 3/4, मतलब ओवरऑल अगर प्रॉफिट 4 है उसका 3 पार्ट, यही दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, बोला जा रहा है कि बी का प्रॉफिट ए से 600 ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से बी कितना है, बी है 10 आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 10 + 9 टोटल प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट, उसका 19 का 10% है, 10 पार्ट है। गुना मैं किससे कर रहा हूं, आप यहां पे अगर कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि मैं गुना 3 से करूं या 4 से करूं, आपको समझना जरूरी है 4 क्या है, 4 तो ओवरऑल प्रॉफिट है आपका, लेकिन 75% के ऊपर ही ये रेशियो काम करने वाला है, ओवरऑल 100 के ऊपर काम नहीं करने वाला है। 100 के ऊपर काम कब करता, अगर क्वेश्चन में वो 25% वाला किस्सा पार्ट नहीं रहता है ना। तो 3, ये जो टोटल प्रॉफिट है मेरा 3 का 10/19, ये है बी का पार्ट, दिस इज ऑफ बी, एंड व्हाट इज फॉर ए, नाउ ए इज 9/19 इंटू 3, है ना, ये है फॉर ए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 600, समझ पा रहे होंगे आप। तो यहां से 3/19 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 600। 3 से ये काट देंगे तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 3800, है ना। तो 1 अगर 3800 है तो आपको इस पेपर में टोटल प्रॉफिट किससे दिखा जा रहा है, 4 से, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3800 इंटू 4, मतलब 15200, है ना। ऑप्शन में, ये ऑप्शन को आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, ये ऑप्शन जो भी है इस क्वेश्चन के आंसर रहेगा ये। फिर से समझ लेते हैं, ए और बी का हमने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिया। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के बाद मैं 25% को हटा देता हूं पिक्चर से, लेकिन 3/4 मतलब 25% हटाने के बाद जो 75% रह रहा है, उस 75% का मैं अगर 75% के हिसाब से बी और ए में इन्वेस्टमेंट का कंपेयर करूं तो मुझे दिखेगा कि बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 आउट ऑफ 19, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 9 आउट ऑफ 19, मेरा टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है 3, तो 3 के हिसाब से बी का कितना है, ए का कितना है, ये डिफरेंस कर लेंगे और फिर हम दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना है, 600। तो उस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि एक का वैल्यू कितना है, 3800, एंड देन मेरा टोटल में बार बार बोल रहा हूं, टोटल मेरा कितना है, 4 है, टोटल का ही वैल्यू पूछा था, तो 4, एक का वैल्यू अगर 3800 है तो 4 कितना होगा, 15200, है ना। ऑप्शन यहाँ पे कुछ रॉन्ग आ गया होगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको बस अप्रोच सीखना था, आप इस क्वेश्चन से अप्रोच सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में आया है, आप, और ये हर बार ऐसा पेपर में आता रहेगा, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में किसी ना किसी शीट में जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक मजेदार क्वेश्चन है ये, इसमें एक्स वाई एंड जेड का, एक्स वाई और जेड का एक इक्वेशन देके रखा है और एक इंफॉर्मेशन भी बोल के रखा है कि ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव नंबर्स, है ना, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स + y + z = 1, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ
1/x 1/y प्लस 1/z। आपको बस इतना कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, या फिर कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन का अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए या फिर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कुछ भी हो, तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है, उस तीनों वेरिएबल्स हो या 4 वेरिएबल्स हो, 2 वेरिएबल्स हो, सबको इक्वल मानना पड़ेगा। जब तक वो इक्वल नहीं होगा तब तक उस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू नहीं आ सकता। तो आप इस इक्वेशन में 3 पार्ट है, एक्स वाई और जेड। तीनों चीज को, एक्स वाई और जेड को अगर मैं तीनों को सेम रखता हूं और सब कुछ जोड़ जाड़ के मैं बोल रहा हूं 1 है, तो ऑब्वियस बात है, इस पार्ट से कितना आ रहा है 1/3, इस पार्ट से कितना आ रहा है 1/3, और इस पार्ट से कितना आ रहा है 1/3, है ना। तो x y और z का इंडिविजुअल वैल्यूज कितना आ गया 1/3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई और 1/1 प्लस जेड, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। बेसिक फंडामेंटल है मैथमेटिक्स का। अगर मुझे नीचे वाले पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू में नहीं रखूंगा तो उस टोटल फ्रैक्शन का मुझे मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में जब जितना मैक्सिमम हम पुट करेंगे, ओवरऑल उस वैल्यू, उस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा, लेस आएगा, मतलब मिनिमम आएगा। तो मैंने अभी बोला कि इस एक्सप्रेशन में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z में इसका मिनिमम वैल्यू तभी आ पाएगा जब x, y और z इंडिविजुअली मैक्सिमम हो। तो इंडिविजुअली मैक्सिमम कब हो रहा है, तो मैंने देखा कि जब x, y और z का वैल्यू 1/3 हो रहा है। तो अगर आप 1/3 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल सा इक्वेशन बनेगा। मतलब क्या, तीनों जगह पे 3 ऊपर जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर IBPS PO में ही पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रेजेंट एज ऑफ A and B आर इन द रेशियो 5:7 respectively, and present age of C is 30 years more than that of A। चलिए, जो जो बोलते हैं हम उसी के हिसाब से शुरू करते थे काम। A और B बोल रहा है 5:7 है, फिर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ C is 30 years more than that of A and the ratio of present age of B and C, एक C बोल के भी बनता है, उसका भी रेशियो कितना है 14:25 है। अगेन आपको रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर बी को मैं एक बार बोल रहा हूं 7, दूसरी बार बोल रहा हूं 14, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे दोनों में 14 करना पड़ेगा। दोनों में 14 करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर लूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से गुणा करता हूं तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है 10, बी का कितना आ रहा है 14, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, और सी का कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 30 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ ए। मतलब ये जो ए का एज है 10 और जो सी का एज है 25, इन दोनों का डिफरेंस मेरे हिसाब से कितना है 15, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 30। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच 2, आपसे अल्टीमेटली पूछा गया है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। सी का प्रेजेंट एज कितना है, आप मेरे रेशियो में कितना है 25 है, तो एक का वैल्यू अगर 2 है तो 25 का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 25 इंटू 2 50 होगा। ये हो जाएगा ट्रेडिशनल मेथड। ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो मैं तरीका बोलूंगा उससे आप मतलब 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या तरीका है, आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या, आपको अल्टीमेटली चाहिए सी का एज। सी का एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल के रखा है, सी का एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल के रखा है 25। तो अब 25 अगर सी का एज क्वेश्चन में ही बोल के रखा है तो जरूरी नहीं है कि सी का एज 25 ही हो, लेकिन जो भी आएगा वो सी का एज 25 का मल्टीपल आएगा। इसमें कोई भी दिक्कत, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है 25 का ही मल्टीपल में सी का आंसर, सी का एज होना चाहिए, तो देखो एक ही ऑप्शन में है 50, करके निकल जाओ। समझ पा रहे बात को। चलिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, इस वीडियो सीरीज में, जहां पे हम जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन सब है उसको लेकर डिस्कस करेंगे और उसका स्मार्ट एंड बोल सकते हैं स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग, कीप
loving our YouTube channel and our keep sharing this all this video to your Facebook friends and all those friends who are preparing for government job exam, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए, थैंक यू सो मच।